हमको अपने नेता की चिंता नहीं होती है। और हम इस सरकार को कहते हैं, साहेब हर चीज का एक मंत्र नहीं होता है। बीजेपी चाहती है कि हर नेता पे एक ही जंतर का इस्तेमाल कर ले। तो मैं भाजपाइयों को कहना चाहता हूं, रे भाजपा वालों, ये राहुल गांधी हैं, इंदिरा गांधी के परिवार से आते हैं, राजीव गांधी के बेटा हैं, आतंकवादी से नहीं डरे, तुम तो वैसे भी माफी मांगने वाले लोग हो भाई, तुमसे क्या डरेंगे यार। ईडी उडी से डर नहीं लगता है। ईडी से हम अपने नेता को नहीं बचाना चाहते हैं, हम बस इस देश की जनता को बताना चाहते हैं कि ईडी इनके घर पे आया क्यों है। ईडी इनके घर पे इसलिए आया है कि मोदी जी को कोई साधु बता दिया है कि विपक्ष के सारे नेताओं पे एक ही कैप्सूल इस्तेमाल कीजिए। एक कैप्सूल सबके ऊपर बराबर लागू नहीं होता है, सब धान 22 पसेरी नहीं होता है। इनको लगता है कि एक बार ईडी भेज देंगे तो कांग्रेस पार्टी डर जाएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता डर जाएंगे और चुप होकर के बैठ जाएंगे कि देखो देखो इसके नेता के ऊपर ईडी आ गया है, तो कार्यकर्ता को कौन पूछता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात का जज्बा है कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं तो इस देश को हम अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि आपने देश के साथ जो खिलवाड़ किया है उस खिलवाड़ के खिलाफ हैं हम। उस खिलवाड़ के खिलाफ क्यों हैं हम कि आपने इस देश को सपना दिखा करके, आपने इस देश के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है। ये हम नहीं बोले थे, श्री 108 श्री माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। क्या मीडिया वाले? मोदी जी बोले थे ना कि हम बोले थे? अरे बोलिए ना महाराज, आपको भी बोलना पड़ेगा, याद रखिएगा इस बात को। सबकी बारी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। अरे हमारे लिए क्या है, जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारी सबकी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। कहे थे ना मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे बोलिए ना, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के थोड़े हैं कि डर जाएंगे, बोलिए। बोले थे ना, बोले थे ना कि महंगाई कम होगी, बोले थे ना खाते में 15 लाख रुपया आएगा, बोले थे ना अच्छा दिन आएगा। आया क्या? मोदी जी के स्टाइल में पूछूं क्या, आया क्या? अब नया जुमला आया है, अब नया जुमला आया है कि हम अग्निपथ लेकर के आए हैं। एक भाजपा का नेता ईमानदार है, कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम उसने इस देश के नौजवानों की शंका दूर कर दी। उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार, भाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चौकीदार, यही योजना है ना। लेकिन मैं कहता हूं विजयवर्गीय जी, आपका बेटा बल्ला बहुत बढ़िया चलाता है, अफसर पे बैठ चला रहा था, उसको बीजेपी ऑफिस में क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड बना देते हैं? मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी, मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड। हाय रे हिपोक्रेसी, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना। और बेईमानी किसको कहते हैं? देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सच ही बोलेंगे। मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने। मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया, मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया, मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया। सब कुछ किया इस देश ने, लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किए हैं। और ये देश की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति पे मुखर होकर के हमारे नेता बोलते हैं। इस बात का हमको गर्व है कि सरकार के सामने बिना झुके कोई लड़ता है अड़ करके, तो उसका नाम राहुल गांधी है। उसको डराना चाहते हैं, उसको डराना चाहते हैं, उसको झुकाना चाहते हैं। अरे आप कहते हैं मोदी जी मैं भी चौकीदार, मोदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चौकीदार। ये चौकीदार नहीं है,
लगा रखा है। ये देश के ठेकेदार हैं। और ये देश के ठेकेदार कैसे हैं? क्योंकि इस देश के लोगों का, उनके भविष्य को ये ठेके पे कर देना चाहते हैं। ये जो अग्निपथ योजना है, इसकी मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए। मैं बड़े ध्यान से सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार जिलेबी की तरह गोल गोल कर रही है, हर चीज को सब कुछ बोल रही है, सब फायदा गिना रही है। हो सकता है कि कोई भाजपा का मंत्री ये भी आकर के कह दे कि अग्निपथ योजना में शामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिरेगा। जिस तरीके से उसके फायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन असली बात नहीं बताया जा रहा है। एक सिंपल सवाल है, सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए। क्या सिंपल सवाल है कि जो भर्तियां हो रही थी वो भर्ती होगी कि नहीं होगी? सवाल नंबर 1 सिंपल बात है। पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे। बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया और पिछले 2 साल में, अब तीसरा साल है, 50,000 लोगों को की भी भर्ती नहीं की गई। बहाना क्या दिया गया? बहाना दिया गया कि कोरोना था इसीलिए भर्ती नहीं किए। हाय मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लड़ लिए, बंगाल में जाकर के दीदी और दीदी कर लिए, सब जगह चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, बुलडोजर बाबा आ गए, लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं हुई। ये बेईमानी है कि नहीं है? रोजगार देने में कोरोना है और चुनाव लड़ने में कोरोना नहीं है। और अगर आप बैकलॉग को देखेंगे, 50,000 को अगर मान लें, तब भी 1.5 लाख बहाली होनी चाहिए थी। 1.5 लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैं। 1.5 लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको ये नहीं बता रहे हैं। ऊपर से ये एक नया योजना लेकर के आ गए हैं। तो एक ना छोटा सा कहानी हमको याद आ रहा है। बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था, कहा मम्मी दूध पिला दो, दूध पिला दो। मम्मी उसको उठा करके अलमीरा पे बिठा दी। बच्चा मम्मी को ये नहीं कहता कि मम्मी दूध पिला दो, बच्चा चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि मम्मी अलमीरा से नीचे उतार दो, नीचे उतार दो। लोग मांग रहे थे हर साल 2 करोड़ नौकरी, इन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं दी, ऊपर से एक नया योजना लेकर के आ गए हैं। पूरा का पूरा भाजपा के तंत्र को उसमें लगा दिए हैं कि आप बताइए कि अग्निपथ के क्या फायदे हैं। अरे सिंपल सी बात है, बिहार में कहावत है, नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर नहीं छुपता है। जो चीज अच्छी होती है उसका फायदा बताने का जरूरत नहीं होता है। जो चीज में कोई खराबी होती है उसका खराबी छुपा करके, आपके घर पे कोई सामान बेचने के लिए आता होगा तो उस सामान का सब कुछ अच्छा अच्छा ही बताता होगा। आप ट्रेन में जब जाते होंगे, बस में जाते होंगे, तो जब जूसर बेचने वाला आता है तो एक संतरा से आपको 1 गिलास जूस निकाल करके दिखाता है, और वही जूसर जब आप घर पे लेकर के जाइएगा तो आधा गिलास जूस भी आपको आपके घर में नहीं निकलेगा। ये जो बेचने की मानसिकता होती है, इस बेचने की मानसिकता के खिलाफ है। ये सत्याग्रह 2 लोगों के बीच में है। जावेद अख्तर ने लिखा है, इस एक हमारी एक और उनकी मुल्क में है आवाजें 2 आवाज है। एक वो आवाज है जो इस देश को बेचना चाहता है, वो देश के सरकार में बैठे हुए हैं। एक वो आवाज है जो देश को बचाना चाहता है, वो सड़कों पे खड़ा, वो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है, वो सत्याग्रह कर रहा है। और ये सत्याग्रह हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार के झूठ को हम समझ रहे हैं। झूठ क्या है इनका? झूठ है कि ये लोग परमानेंट बहाली को बंद करने जा रहे हैं। परमानेंट बहालियां नहीं होगी। अगर ये परमानेंट बहाली करना चाहते हैं तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में 28 लाख पोस्ट खाली है। ये परमानेंट बहाली बंद करके ठेकाकरण के फायदे देश को समझा रहे हैं। जब भी देश में कोई ठेकाकरण किया जाता है तो सिर्फ उसका फायदा ही फायदा बताया जाता है। जब भी देश की कोई सार्वजनिक संपत्ति बेची जाती है तो उसका फायदा ही फायदा बताया जाता है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि देश में अगर सारी सार्वजनिक संपत्तियों को बेच दिया गया तो देश का क्या होगा। एक बार आप इस बात पर विचार कीजिएगा कि अगर एयर इंडिया नहीं रहेगा,
अगर नहीं होगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? समझना है कि नहीं समझना है? आप हमको बताइए कि सरकारी रेलवे नहीं होना चाहिए, सरकारी बीएसएनएल नहीं होना चाहिए, इनके हिसाब से सेना में नियमित नौकरी नहीं होनी चाहिए। जब सब कुछ सरकारी नहीं होना चाहिए तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के ढोल बजाएंगे? फिर सरकारी प्रधानमंत्री भी क्यों होना चाहिए? सरकारी संसद भी क्यों होना चाहिए? देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रीय संपत्ति, देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रीय सेना, देश का मतलब होता है देश के लोगों का सम्मान। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करने के लिए आया हूं, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई सिर्फ अपने नेता को बचाने की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। वो देश जिस देश को गांधी ने बनाया है, जिस देश को नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बनाया है, उस देश को बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी को लेकर के भाजपा लगातार प्रचार करती है कि अगर कांग्रेस किसी चीज का विरोध कर रहा है तो सही होगा। तो आप बताइए, हम भाजपा का विरोध करते हैं, देश के संविधान का समर्थन करते हैं, और उस संविधान को हमने बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। इसीलिए कहावत कही जाती है, जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। जो पार्टी देश को आजादी दिलाई है वही पार्टी इस देश की आजादी की रक्षा कर सकती है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, सत्याग्रह के रास्ते पर चलेंगे, झूठ को हराएंगे, झूठ पे सच भारी है, सत्याग्रह जारी है, यह सत्याग्रह जारी रहेगा। कांग्रेस लोग सोचते थे कि जब मीडिया में कोई इश्यू बन गया है, पब्लिक में इश्यू बन गया है, तो पब्लिक क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे? लोग हमारे माई बाप होते हैं। और सीधा इस्तीफा मुख्यमंत्रियों का, रेल मंत्री का, कानून मंत्री का, गृह मंत्री का, ये होता है लोकतंत्र की मूल भावना। और ये इतने बेशर्म लोगों से राज कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं कि लोग क्या कहेंगे। खाली ध्रुवीकरण करके हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे आप राजनीति कर रहे हो। इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? 70 साल पहले देश क्या था? लोग समझते नहीं थे कि बिजली होती क्या है। ना सड़कें, ना पानी, ना बिजली, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य। क्या था देश के अंदर? आज क्या नहीं है? क्या ये मोदी जी ने बनाया है? 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? जुमला बोल गए, अरे मोदी जी कम से कम इतने भाव तो रखो पीढ़ियों के लिए। आपने कभी नाम लिया इंदिरा गांधी का, जिसने परमाणु विस्फोट किया सबसे पहले 74 के अंदर? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, कभी नाम लिया आपने? उनको याद किया कभी किसी किसी रूप में? खालिस्तान नहीं बनने दिया, अपनी जान की बाजी लगा दी। मैं खुद उनका मंत्री था, डिप्टी मिनिस्टर था मैं, मुझे मालूम है उनकी भावना क्या थी। उनको मालूम था मेरा कुछ भी हो सकता है, पर उन्होंने सारे कदम उठाए। उस देश के लिए सही लोग ही, पर देश एक रहा, अखंड रहा। ये तो है कांग्रेस की नीति है, विचारधारा और कार्यक्रम देश के लिए। और ये लोग महंगाई की परवाह नहीं, बेरोजगारी की परवाह नहीं, कहाँ जा रहा रुपये डॉलर काला धन लेके आएंगे विदेशों से। 14 गुना ज़्यादा बढ़ गया काला धन वहाँ पर। वो कमेटी कहाँ गई सुप्रीम कोर्ट के जज वाली, काला धन लाने की जांच करने वाली? लोकपाल कहाँ गया? सरकारें बदल गई, यूपीए 2G स्पेक्ट्रम कहाँ गया? कोलगेट कहाँ गया? कोई नाम नहीं ले रहा देश का। ये फांसी की सोच वाले लोग हैं, RSS, बीजेपी वाले। ये इतिहास में लिखा जाएगा। आपको खुद को गर्व होगा कि जब संकट का वक्त था तब हमने भागीदारी निभाई दिल्ली के अंदर। इस गर्मी के अंदर बैठे हो आप लोग, हम समझ नहीं रहे हैं क्या? जो ऊपर भी गर्मी लग रही है तो आपकी क्या स्थिति है? कैसे लोग बैठे हुए हैं? पीने के पानी के लिए क्या तकलीफ हो रही है? हम लोग समझ रहे हैं इस बात को। यही जज्बा आपका कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेगा, ये मेरे लिए करना। इस परिवार ने, आप सोचिए, इस परिवार ने सब कुछ दे दिया देश को। मोतीलाल नेहरू के वक्त से ही आनंद भवन, आप मैंने कई लोगों ने देखा होगा जाकर के आनंद भवन, गांधी जी वहीं बैठ करके आंदोलन चलाया था उन्होंने।
उसको दान दे दिया, देश को सब कुछ दान दे दिया। प्रधानमंत्री बनने का मौका आया तो सोनिया गांधी ने कहा मैं नहीं बनूंगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाएंगे। कोई छोड़ता पद को? और ये इन लोगों को शर्म ही नहीं आती है। ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई दुरुपयोग कर रहे हैं भयंकर। पूरे देश के अंदर छापेमारी हो रही है, डरा रहे लोगों को। अरे इनको कहो तुम कायर तुम लोग हो। कांग्रेस एक एक कार्यकर्ता हिम्मत और साहस वाला व्यक्तित्व धनी है। कायर तुम लोग हो, डराते हो इनकम टैक्स से, सीबीआई से, ईडी से। हम डरने वाले नहीं। जैसे उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ और जन जागरण अभियान की घोषणा की वेणुगोपाल जी ने, अजय माकन जी ने, और 9 अगस्त से और 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो, जहाँ राहुल गांधी के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकलनी थी, भारत जोड़ो। बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट घबरा गई। ये जो तमाशे हो रहे हैं आपको, राहुल गांधी के नोटिस, 4 दिन लगातार पूछताछ, सोनिया गांधी के नोटिस कि सोनिया गांधी जी तो भी भर्ती अस्पताल में, इनको शर्म भी नहीं आती है। अगर प्रधानमंत्री जी फोन कर देते सोनिया गांधी को तभी पूछने के लिए, तो उनका क्या बिगड़ता? आप तो उल्टा पूछने के बजाय उनको नोटिस दे रहे हो। आप ईडी में हाजिर होइए। आप शर्म आने की बात है। क्या जा रहा देश, कहाँ जा रहा है? इस देश में जो माहौल बन गया है, किसी को नहीं मालूम ये देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम। इतना भयंकर असंतोष है, हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये हमारी लड़ाई विचारधारा की है। कोई बीजेपी से या मोदी जी से, किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी नहीं है, वो हमें दुश्मन मानते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। अरे आप लोगों के बाप दादा आ जाएंगे तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनने वाला है। पूरे मुल्क में एक एक घर में कांग्रेस है, हर गांव में कांग्रेस चौकियां हैं। ये विचारधारा है, ये कभी मुक्त नहीं होगी। ये विचारधारा वही है जो देश का डीएनए है। हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, अलग अलग भाषाएं वाले, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, हम समझते हैं कि आपस के अंदर तभी मुल्क एक व अखंड रहा है। क्योंकि कांग्रेस की नीति है, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत ये महात्मा गांधी के ज़माने के, पंडित नेहरू के ज़माने के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ज़माने के, सरदार पटेल के ज़माने के बने हुए हैं। अम्बेडकर का संविधान बना हुआ है। आज संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है। ये उससे नहीं चलाना चाहते हैं, ये अपनी सोच से देश चलाना चाहते हैं। और सोच बड़ी खतरनाक है। ये तो झलकी है आपको, पता नहीं इनके दिमाग में क्या क्या है। अब ये जो अग्निपथ लेके आए हैं आरएसएस और बीजेपी, जो अभी आतंक मचाया हुआ है करप्शन के अंदर, आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपके कोई रिलेटिव मिलने वाले नौकरी में हो, इनकम टैक्स में, ईडी में, सीबीआई में, कहीं पे पूछिए, 10 गुना ज्यादा करप्शन बढ़ गया देश के अंदर। लूट रहे हैं देश को ये लोग। इसे लोकपाल की बात नहीं करते हैं, काला धन की बात करनी छोड़ दी इन्होंने। कहाँ जा रहा मुल्क, जा रहा है? अरे लोकतंत्र में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा होता है, कोई दुश्मनी थोड़ी होती है। पर आज जिस प्रकार का माहौल बनाया है बड़ा खतरनाक है। मैं ये उम्मीद करता हूँ आप जो आए हो, हर जिले में आंदोलन हुए देश के अंदर राहुल गांधी जी के समर्थन के अंदर। कहीं हिंसा हुई है, कहीं आगजनी हुई है? आप बताइए, जिस प्रकार अग्निपथ के नाम से जो योजना इनकी बनी है, खतरनाक योजना बनी है, खतरनाक योजना बनी है। 25% को परमानेंट करेंगे, बाकी को घर भेज देंगे। हालात बड़े गंभीर है। नेशनल हेराल्ड चलाने के लिए हम लोगों ने कहा था सोनिया जी को, एक अखबार जो इतिहास में दर्ज है, जिसका नाम 1937 से शुरू हुआ, 42 से 45 तक अंग्रेजों ने रोक लगा दी, बैन कर दिया उस अखबार को।
धीरे धीरे तमाम अखबार कमजोर हो गए हैं देश के अंदर। ये अखबार वाले तो अपने संवाददाताओं को किसी को तो नौकरी से हटा रहे हैं, किसी की तनख्वाह कम कर रहे हैं। तो नहीं मालूम कि स्थिति क्या है देश के अंदर अखबारों की। अगर हम लोग सोचे नहीं, हमारा अखबार भी निकलना चाहिए, नेशनल मजबूत होना चाहिए। वो कमजोर हो गया है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, और कानून के अंतर्गत कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने अखबार को पैसा दे सकती है जो उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाए। ऑब्जर्वर है, 5 जने हैं, 5 जने हैं, कौन पैसा उनको दे रहा है? हालांकि पैसे की कमी तो है नहीं, लूट रहे हैं पूरे मुल्क को। इलेक्शन बॉन्ड उनके खाते में 98% डरा के धमका करके ये जाएंगे चंदा मांगने किसी के इंडस्ट्रीज के यहाँ, पीयूष गोयल जी, तो पता है क्या कहेंगे? आपका नाम सेलेक्ट हो गया है, मतलब आप बहुत लक्की हो, प्रधानमंत्री ने आपका नाम केले करते चंदा लेने चले। वो कहेगा लो चाय पियो, क्या करना बताओ, क्या करना? कि 25 देना पड़ेगा आपको। 25 वो लाख वाला नहीं, करोड़ वाला। आगे वाला कह रहा देखो अभी स्थिति खराब है, कोरोना है, ये है वो है, तो 15 दे पाऊंगे। नहीं भाई छोड़ो, मतलब धमकी। ये देश का तरीका है चंदा लेना। इन लोगों कांग्रेस बिना साधनों की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस बिना साधनों की लड़ाई लड़ रही है, और ये लोग लूट रहे हैं देश को। पूरे देश में अपने ऑफिसर बना दिए इन्होंने, जमीन ले करके। 332 जगह बन चुके हैं, बाकी जगह बन रहे हैं। 5 सितारा होटल वाले ऑफिस बन रहे हैं इनके। पैसा कहाँ से पूछने वाला कोई है? पीएम केयर फंड, आप बताइए, 76 साल तक सीएम रिलीफ फंड और पीएम रिलीफ फंड होता है, जिसका ऑडिट होता है। एक नया फंड क्रिएट कर दिया, लेकिन ना ऑडिट होता है ना कोई पूछताछ हो सकती। 4 ट्रस्टी बन गए उनके, केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। अब आपने नया ईडी का काम शुरू कर दिया। मैंने मांग करी ईडी के डायरेक्टर से मिलने का, सीबीआई के डायरेक्टर से मिलने का, और इनकम टैक्स के सीबीडीटी के चेयरमैन साहब से मिलने का। मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री के रूप में भी, एक नागरिक के रूप में भी। और देश में क्या हालात है, आपके बारे में क्या लोगों की सोच है, कितनी आपकी क्रेडिबिलिटी नीचे आ चुकी है। आपके नीचे के लोग कहते हैं हमारी मजबूरी कि हम आपके घर पे छापा डाल रहे हैं, यहाँ कोई दम नहीं, मैं मालूम कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर से आदेश है। मैंने कहा मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ मेरी भावना। फटाफट टेलीफोन आए मिलने के लिए, कब मिलना चाहते हो? मैंने टाइम दे दिया, 4 साढ़े 4 बजे का। आधा घंटे में टेलीफोन आ गए, नहीं हम खुद ही आगे मिल लेंगे अभी जयपुर के अंदर। 15 को मेरे भाई के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया नया सीबीआई का। कोई बात नहीं, वेलकम, स्वागत है आपका, आपको अधिकार है, आप पदों में बैठे हुए हैं। 13 को मैं टाइम मांगा, 15 को मुकदमा दर्ज हो गया और 17 को छापा ही पड़ गया अचानक। ये छापा पहले डाला ईडी ने, जब राजस्थान सरकार क्राइसिस में आई थी उस वक्त में, तब भी छापे डाले थे हमारे कार्यकर्ताओं पर, मिलने वालों पर। आपको याद होगा उस पर भी मेरे भाई का छापा पड़ा था जोधपुर के अंदर। मेरा भाई और हमारा संबंध ये है 45 साल से, मैं राजनीति में हूँ। उनके घर में शादी ब्याह हुआ होगा तभी मैं जैसे कार्यकर्ता घर जाता हूँ, उतने ही जाके बाहर निकला हूँगा। ये मेरे संबंध है, वो राजनीति में कोई नहीं है। मैंने बचपन से ही समर्पित कर रखा है कांग्रेस के अंदर, ये मैंने जिंदगी बिताई है। तो मेरे कारण किसी को तकलीफ क्यों हो दूसरों को? मैंने कहा नरेंद्र मोदी के भाई को कोई जानता नहीं, मेरे भाई को कोई नहीं जानता। कि नरेंद्र मोदी के भाई को अगर बीजेपी का राज नहीं हो, गुजरात में कांग्रेस का राज हो, तो क्या उनके यहाँ छापेमारी करेंगे तो नरेंद्र मोदी को अच्छा लगेगा? मेरे कारण दूसरों को तकलीफ क्यों हो? कानून अपना काम करे। कानून चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई हो, सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो हो चाहे उनके रिश्तेदार हो। पर अगर इस प्रकार दुर्भावना से ये राजनीति देश में चलने लग गई है, बहुत खतरनाक है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, आभार व्यक्त करूं। ये मैं खाली कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको जोर बनाने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इतिहास बनाने वाली बातें होती है। आप जाएंगे जब वापस जिलों में, लोग कहेंगे आपको यार हम भी चलते ठीक रहता है। ये स्थिति है कार्यकर्ताओं की। एक माहौल बन गया देश के अंदर, और इनको देखना आप, ये जो ये लेके आए अग्निपथ, आग लग रही है, बोगे जल रही है,
तब भी कह रहे हम तो नहीं इसको खत्म नहीं करेंगे। ये नहीं कह रहे भाई हम बात करने के तैयार हैं नौजवानों से, हम बात करने के तैयार है एक्स फौजियों से, ये चाहे जनरल से कर्नल से बात करने के तैयार हैं, उनको समझाएंगे, कन्विंस करेंगे। ये नहीं कह रहे हैं, सीधा बस हम तो इसको लागू करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये लोकतंत्र है क्या? इसलिए भाई और बहनों मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। आपकी भूमिका इस देश के लिए बहुत जरूरी है, देश को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, देश से लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। ये दिमाग में रखो, हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। ये लड़ाई विचारधारा को मजबूत करने की है, ये हमारी विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई है हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ये बात कहता मैं आयोजकों को, वेणुगोपाल जी को, शक्ति सिंह जी को, तमाम साथियों को धन्यवाद दूंगा। आपने समय समय पर हमें गाइड किया और जब जब राहुल जी को बुलाया गया है डटे रहे हमारे कार्यकर्ता। रात को 12-12, 1 बजे तक छोड़ा गया थानों से उनको। पानी खाना पीने का प्रॉब्लम आई हमें मालूम है, पर कोई हिम्मत नहीं आ रही है। आपने आगे भी हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ेंगे। जेल भरो अभियान करना पड़े तो जेलों में जाएंगे, हम लोग सब जेलों में रहेंगे। ये भी निवेदन किया जाता है। पूरे देश में आंदोलन और 3 कानून ला के किसानों के अर्थव्यवस्था चौपट करने की हो, उससे इनका दिल भरा नहीं। अब जवानों पे वार कर रहे हैं। इस देश की 2 ताकत, एक किसान दूसरा जवान, और दोनों को समाप्त करना चाहते हैं। लगातार देश के अर्थव्यवस्था पर, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार आक्रमण किया जा रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार से नोटबंदी लाई गई, किस प्रकार से जीएसटी लाया गया, किस प्रकार से लॉकडाउन करके करोड़ों करोड़ लोगों को बेरोजगार किया। महंगाई का वार, बेरोजगारी का वार और राफेल का घोटाला, इस सब को आपने देखा। और साथियों, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, चाहे कोई भी देश का ज्वलंत मुद्दा हो, एक व्यक्ति कोई आवाज उठा रहे हैं, वो श्री राहुल गांधी जी हैं। और यही कारण है कि राहुल गांधी जी के आवाज बंद करना चाहते हैं, कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। और इसीलिए आज ईडी के माध्यम से राहुल गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर आज 4था दिन है। देश जानना चाहता है कि हो क्या रहा है। एकमात्र उद्देश्य उस आवाज को बंद कर देना चाहते हैं, जो आवाज देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की आवाज बन गई है। वो आवाज कभी किसानों के लिए बुलंद होता है, कभी नौजवानों के लिए, कभी दलितों के लिए, कभी आदिवासियों के लिए। हर वो समय जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार गलत करती है तो एक आवाज उठती है, उस आवाज का नाम है राहुल गांधी। वो हमेशा ये आवाज उठाते हैं कि ये भूमि अधिग्रहण बिल वापस आपने लाया है, जो वापस ले रहे हैं वो गलत है। राहुल जी कहते हैं ये नोटबंदी है, इससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। उन्होंने कहा ये जीएसटी लाए हैं, वो गलत तरीके से लाए हैं, इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। आप 3 काले कानून लाए, उस समय भी राहुल गांधी बोले थे कि इसको वापस लेना होगा। और आज फिर से राहुल जी कह रहे हैं ये अग्निपथ अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं, ठेका में जो दे रहे हैं सेना को, इसको वापस लेना होगा, ये राहुल जी बोले हैं। और सच में हिंदुस्तान की जो सीमाओं की रक्षा करने वाले सेना है, उसके साथ अपमानजनक जो व्यवहार कर रहे हैं, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बिहार जल रहा है, उत्तर प्रदेश जल रहा है, उसकी लपटें हरियाणा और दक्षिण तक के पहुंच रहा है। आज पूरा नौजवान उद्वेलित है, उनका भविष्य खतरे में है, देश की सीमाएं खतरे में है। देखिए
आज देश किस गंभीर स्थिति में है, क्या देश के हालात हैं, उसका व्याख्यान मेरे पूर्व वक्ताओं ने अच्छी तरह से कर दिया। चाहे अशोक गहलोत जी हैं, चाहे वघेल साहब हैं, या उनसे पहले जितने साथियों ने। आज देश गंभीर परिस्थिति में है, कोई दो राय नहीं। बहुत मुद्दे हैं। मुद्दे क्या हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार आप कितने ही करो, लेकिन आज हम ज्वलंत दो मुद्दों की वजह से यहां इकट्ठे हुए। क्या? एक मुद्दा है जो एजेंसीज हैं, सरकारी एजेंसीज, चाहे सीबीआई हो, सीआईडी हो और जितने भी आपका ईडी हो, उनका राजनीतिकरण, उनको राजनीतिक हथियार समझ के जो योग कर रही है सरकार, उसके विरोध में, और उसी के अंतर्गत सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को बुलाया। तो उसमें तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज समस्त कांग्रेस के साथी राहुल गांधी जी के साथ मजबूती से खड़े हैं और मजबूती से खड़े रहेंगे सोनिया जी के नेतृत्व में। लेकिन उनके साथ खड़े हैं, लेकिन ये जो कार्य हो रहा है, जिस प्रकार से एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, ये लोकतंत्र के हित में नहीं। देखिए, लोकतंत्र जब ही चला करता है जब लोकलाज हो। लोकलाज से ही लोकतंत्र चलता है, और लोकलाज नहीं रहेगी तो लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां करी। स्वयं मेरे दादा और मेरे पिता जेलों में रहे, आजादी की लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र के लिए लड़ी, आजादी के लिए लड़ी। तो भाई, हम लोकतंत्र को कमजोर नहीं होंगे। दूसरा, अग्निपथ, अग्निवीर, ये क्या है भाई? ये क्या है? जो फौज में कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी देने की बात कही है, ये ना देश के हित में है, ना नौजवानों के हित में है, ना फौज के हित में है।